तो हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का एटम एंड मॉलिक्यूल वाला चैप्टर। और तो सभी लोग हो जाओ रेडी और कॉपी और पेन निकाल लो अपनी और स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में लेक्चर में हम पढ़ेंगे एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में। लेकिन एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। तो आप सबने पढ़ा होगा कि मैटर होता क्या है। अब जैसे तुम्हारे स्कूल में तुम लोग लड़ाई कर देते हैं या फिर कहीं कुछ भी लफड़ा हो जाता है तो उसको बोल देते हो मैटर। वो वाला मैटर की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ मैटर की बात कर रहे हैं हम साइंस में। तो साइंस में मैटर होता है उस मैटर की बात कर रहे हैं। अब ये जो मैटर होता है स्पेलिंग में सब वही लग रही है हमको, ये मैटर बिल्कुल अलग मैटर है, वो वाला मैटर अलग मैटर है। उस मैटर को मत भूल जाओ, ये वाले मैटर को स्टार्ट करो करना। ये मैटर तुम्हारा साइंस का। बात करते हैं मैटर की। तो मैटर होता क्या है? तो मैटर हर उस चीज को कहोगे जिसका कुछ ना कुछ वजन हो, जो कुछ ना कुछ जगह घेरे और उसका कुछ वैल्यूम हो। अब जगह घेरे, वजन हो और वैल्यूम हो, ऐसा कौन सी चीज होती है, क्या होता है और जानते हैं। तो सबसे पहले मैटर के डेफिनेशन में तो यही 3 पॉइंट आते हैं कि हर उस चीज को मैटर बोलते हैं कि जिसका कुछ वेट हो, जिसका कुछ वेट हो, जो जगह घेरे मतलब स्पेस को कवर करे, कवर स्पेस, और उसका कुछ वैल्यूम हो मतलब वेट, उसका कुछ वेट हो और स्पेस कवर करे और उसका कुछ वैल्यूम हो, इसको बोलते हैं अपन मैटर। अब जैसे जगह कैसे घेरे, जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है, तो ये मार्कर मेरे हाथ पे रखा हुआ है तो इसने इतनी जगह घेर ली है, इसने इतनी जगह घेर ली मतलब ये मैटर है। और ये जब मार्कर है तो इसका अगर जो हम कहीं पे नापेंगे, इसका वेट नापेंगे तो इसका वेट भी आएगा कुछ ना कुछ, तो मतलब ये मैटर है। तो दुनिया में हर एक चीज को मैटर बोलते हैं। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो मैटर ना हो। जैसे अगर हम बात करें एयर की, तो एयर भी मैटर है। अब कुछ सोचोगे कि वो कहाँ जगह घेरती है, तो वो उसको बलून में जब तुम फुलाओगे तो बलून फूल जाता है, उसने उतनी जगह घेर लेती है। और एयर का कुछ ना कुछ तो वेट होता ही होता है, और वैल्यूम अगर जो वेट है तो वैल्यूम तो होगा ही होगा उसका। तो एयर भी क्या है, मैटर है। अब दुनिया का हर एक मैटर वो बना होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, छोटे छोटे पार्टिकल से। वो उस पार्टिकल्स को बोलते हैं अपन एटम। तो एटम क्या होता है और जानते हैं। अब यही जो तुम्हारा मैटर होता है ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इसी को बोलते हैं एटम। जिस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं एटम। अब एटम और मॉलिक्यूल हमारे चैप्टर का नाम है, क्लास 9 का जो चैप्टर है वो 3rd चैप्टर है, उसका नाम है एटम और मॉलिक्यूल। तो अब ये एटम के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये मैटर वाला चैप्टर तो हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे डिटेल में, चैप्टर 2 में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो तो हम बात की बात करते हैं, 3 टाइप के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो सब बात की बात है। लेकिन अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एटम और मॉलिक्यूल। ये मैटर तुम्हारा बना कैसे होता है। तो सबसे पहले छोटी चीज पढ़ेंगे, बाद में बड़ी चीज पढ़ेंगे, इसलिए हमने सबसे पहले 3rd चैप्टर स्टार्ट किया है। तो अब जानते हैं एटम क्या होता है। तो आप बात करते हैं मैटर एटम के बारे में, सॉरी एटम के बारे में। तो एटम क्या होता है। अब एटम को जानने के लिए तुमको थोड़ी सी कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी कौन सी? कहानी ये थी कि तुम्हारे जो इंडियन के फिलोसफर्स थे, कुछ इंडियन के फिलोसफर थे जिसका सबसे पहला नाम आता है महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ये तुम्हारे साइंटिस्ट थे महर्षि कणाद। इन्होंने लगभग 500 BC के आसपास, 500 BC के आसपास मतलब 500 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, इसके आसपास उन्होंने बताया था कि दुनिया का जो छोटा सा पदार्थ जो होता है, पदार्थ मतलब मैटर तो उस टाइम क्योंकि इंडिया के थे तो मैटर जानते नहीं थे, पदार्थ होते थे। हिंदी में इन्होंने बताया था कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसको बोलते हैं अपन परमाणु। और उसके बाद उसी परमाणु को जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट जो आए थे उन्होंने बोल दिया था एटम। ये हम प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि उन्होंने क्या बताया था, अभी दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल। तो महर्षि कणाद ने बताया था कि अगर जो हम किसी भी मैटर का कोई छोटा सा टुकड़ा लें, मान लीजिए कोई मैटर है, अब इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, मान लीजिए हम इतना छोटा टुकड़ा लें, तो इसको हम तोड़ते रहें, छोटा छोटा तोड़ते रहें, जैसे हम तोड़ रहे हैं इसको, तोड़ रहे हैं, तो इसकी एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये दोबारा नहीं टूट सकता है। इसकी एक स्टेज ऐसी आएगी कि दोबारा नहीं टूट सकता। वही जो स्टेज होगी इसकी, उसी को उन्होंने परमाणु बोल दिया था। तो इन्होंने एक स्टेज ऐसी आई थी परमाणु की, एक स्टेज तोड़ते रहेंगे फिर वो फर्दर डिवाइड नहीं हुआ, उसी को उन्होंने परमाणु बोल दिया था। तो परमाणु की डेफिनेशन यही है कि ये जो है फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। परमाणु के बारे में, परमाणु के बारे में कि ये दोबारा डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद जॉन डाल्टन ने, महर्षि कणाद के बाद जस्ट जॉन डाल्टन जो आए थे हमारे साइंटिस्ट, जॉन डाल्टन साहब आए थे। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने इसी परमाणु को एटम नाम दे दिया था, सिर्फ नाम चेंज किया था। और एटम जो है हमारा लैटिन भाषा से आया है, और लैटिन भाषा में एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल।
इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब दोबारा डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब इससे छोटा कुछ और पार्टिकल हो ही नहीं सकता। लेकिन अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, लेकिन उस टाइम तक ये खोज हुई नहीं थी, तो ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ न्यूट्रॉन होता है, तब तक अभी तक सिर्फ यही खोज हुई थी। और बाकी बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, ठीक, उन्होंने सबने यही बताया था, बहुत सारे फिलोसोफर आए थे, उन्होंने सबका कहना भी यही था, क्योंकि फर्दर खोज हुई नहीं थी इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, इतनी ज्यादा रिसर्च ही नहीं, जितना उस समय ज्ञान था उतने हिसाब से इतनी बहुत ज्यादा खोज हुई थी। और ये लगभग 100 साल तक यही माना गया कि कोई भी मैटर का जो छोटा से छोटा पार्टिकल होता है वो एटम होता है। अब इसके बाद क्या, तो अभी तक हमने देख लिया एटम के बारे में और मैटर के बारे में। अब ये लगभग 18वीं सेंचुरी तक यही माना गया कि जो मैटर होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है हमारा एटम होता है। लेकिन 18वीं सेंचुरी के बाद जब साइंटिस्टों ने डिस्कवर कर लिया कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, ये अलग अलग चीजें होती हैं, तब फिर देखा कि जो एलिमेंट होते हैं वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे से, तो ये कॉम्बिनेशन का क्या सिस्टम होता है, क्या फंडा होता है, ये जानने के लिए साइंटिस्टों ने दो लॉ दिए थे। उसमें से सबसे मेनली जो साइंटिस्ट था, इन्वॉल्वमेंट था, उन्होंने नींव रखी थी इसकी, वो हमारे साइंटिस्ट थे लेवॉइजर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2 लॉ दिए थे। उनके बेसिस पे जो तुम्हारे एटम, जो तुम्हारे एलिमेंट्स होते हैं या एटम होते हैं, ये आपस में कंबाइन करते हैं और केमिकल रिएक्शंस बनाते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉ दिए थे, किसने दिए थे? साइंटिस्ट लेवॉइजर ने। तो लेवॉइजर ने दिए थे तुम्हारे ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इनकी हेल्प से जो टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते थे उनको कॉम्बिनेशन जो हो रहा था, उनके टाइप के 2 लॉज थे। कौन कौन सा? सबसे पहला लॉ था यही था तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रमोशन। अब ये लॉ तुमको देखने में तो इतने बड़े लग रहे हैं जैसे चीन चपाक डम डम, लेकिन ये लॉ है टुचकी टुइया के जैसे। अब इनका लॉ को एक ही मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो आप समझाते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब रिएक्शन कुछ होती है, उससे पहले मैं इन दोनों लॉ को समझाने के पहले एक रिएक्शन बता देता हूं कि केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन होती है वो कैसे लिखी जाती है। तो केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होती है वो ऐसे लिखी जाती है। मान लीजिए कोई एक चीज बन रही है, ये रिएक्ट कर रही है किसी बी के साथ, ये किसी बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो तुम्हारा जो बन रहा है वो बन रहा है ए बी। तो रिएक्शन जब लिखी जाती है तो रिएक्शन जो लेफ्ट साइड लिखा जाता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो तुम्हारे लेफ्ट के राइट साइड लिखा जाता है रिएक्शन के जस्ट रिएक्टेंट के लेफ्ट साइड जो राइट साइड लिखा जाता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये दोनों रिएक्ट कर रहे थे, इसलिए इनको रिएक्टेंट बोलते हैं। और ये बन रहा था आगे सब्जेक्ट में बनेगा। ये रिएक्शन जब चल रही थी तो जो आपस में मिल रहे थे, उसके बाद जब मिल गए तो जो बना है तुम्हारा इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जो राइट साइड लिखा जाता है ये लिखा जाता है तुम्हारा राइट साइड, और ये तुम्हारा लेफ्ट साइड लिखा जाता है। तो लेफ्ट साइड लिखा जाता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो राइट साइड लिखा जाता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमने लिखा क्यों है, इसलिए क्योंकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही करता है कि मतलब जो मास होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट का, जो रिएक्टेंट का मास होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट के मास के। अब इसको डिटेल में समझते हैं। ये जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ हमारा सीधे एक चीज कहता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट होता है, मतलब जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है, जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है, इस लॉ का सिर्फ एक ही मीनिंग, मतलब इतना लंबा लॉ सिर्फ एक ही लाइन में हम समझेंगे। इस लॉ में बस इतना ही था कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जितना मास इधर होगा रिएक्टेंट का उतना ही मास प्रोडक्ट में होगा। अब चाहे तुम दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट बना लो, कहां कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो हम H2O बनाते हैं पानी में। अब जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे H ले लेते हैं, H प्लस रिएक्ट करेगा O के संग, H होता है तुम्हारा दो H रिएक्ट करते हैं, एक और रिएक्ट करता है, तब तुम्हारा बनता है H2O। अब देखो, अब इसका मास और इसका मास, अब मास अभी तो आगे बढ़ोगे मास होता क्या है, लेकिन अभी हम बता देते हैं कि जो H का मास होता है वो 1 होता है, तो इसका मास देखो 1 है, और कितने H लगे हैं 2, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे O कितने लगे हैं, O 1 है, O 1 है, O का मास कितना होता है, तो O का मास होता है तुम्हारा 16, तो यहाँ पे 16 लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कितना लगा, तो 2 1 जा 2 प्लस 16, तो टोटल मास कितना आएगा 16 17 18, टोटल 18 मास आया तुम्हारा, 18 इसका आया मास। अब इधर का मास देख लो, तो इधर कितने थे, 2 तुम्हारे थे, H 1 लिखा था, 1 × 2 हमने डायरेक्ट कर लिए, प्लस 16, तो इधर कितना आएगा 18, तो 18 इक्वल टू 18, मतलब एलएचएस में जितना आया था उतना ही तुम्हारा 18 इधर भी आ गया, मतलब तो जो रिएक्टेंट का मास था वही प्रोडक्ट मास था। यही तुम्हारा बेसिकली कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यही तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसका एक स्टेटमेंट यही है कि और ये स्टेटमेंट की बात करें तो यही होता है कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही होता है तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब सीधे बात करते हैं जो डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला लॉ होता है, ये लॉ इतना ही था तुम्हारा, इतना ही, यही एग्जांपल लिख दोगे, कोई बात नहीं, कोई नहीं काटेगा, और वो काट दे तो मेरे से मिलने आके।
अब ये जो तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, ये तुम्हारा जो साइंटिस्ट ने दिया था वो लवाइजर साइंटिस्ट ने यही वाला लॉ दिया था। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन तुम्हारे प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अब ये जो प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था कि तुम चाहे मान लेते हैं कोई भी कंपाउंड लेते हैं, मान लेते हैं हम H2O को ले लेते हैं, मतलब पानी को ले लेते हैं। तो पानी तुम चाहे यहाँ का पानी ले लो, या तुम्हारे नाले का पानी ले लो, या तुम्हारे तालाब का पानी ले लो, या तुम समुद्र का पानी ले लो, कहीं का पानी ले लो, हर जगह का जो पानी होगा उसका फार्मूला H2O होगा और उसका जो प्रोपोर्शन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर जो यहाँ H2O की बात करें तो H2O का जो प्रोपोर्शन रहेगा वो लगभग H को हमको पता है कि कैसे लिख सकते हैं, H2O है, H यहाँ पे कितने हैं, 2 है तुम्हारे, और O कितना होगा, O16 होगा। अब अगर हम इसको काटेंगे, सॉरी 16 होगा, तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो 8 जा 16, तो 8 1:8 के फॉर्म में। अब ये 1:8 जो है तुम्हारा, ये दुनिया के किसी भी पानी को ले लो, कहीं का भी पानी ले लो, सबका रेशियो इतना ही रहेगा। तो यही तुम्हारा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये जो तुम्हारा लेक्चर था इसको हम अब यहीं पे समाप्त करते हैं। इस लेक्चर तुमको नोट्स जो है तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ ज्वाइन करो जाके। अब आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिटेल में, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जो नए हो तुम्हारे दोस्तों को सेंड कर दो। और हम ये लेक्चर इतना कंप्लीट हो गया, ये तुम्हारे लॉ इतने ही थे। अब अगर हम क्विक रिवीजन करें तो सबसे पहले हमने मैटर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा एटम के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ दो टाइप के केमिकल लॉ किसने दिया था, सबसे पहले तो लेवाइजर ने इसकी नींव रखी थी, उसके बाद प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने ये वाला लॉ दिया था कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, और जो लेवाइजर थे उन्होंने ये वाला लॉ भी दिया था। वैसे तो टोटल 5 लॉ दिए थे, लेकिन अब तुम्हारे सिलेबस में हट गए हैं, अब सिर्फ तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही लॉ थे, तो हमने 2 ही लॉ बता दिए। ये बस इतने छोटे छोटे से लॉ थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिटेल में। तो अगले लेक्चर का वेट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।